हेलो हाय अगेन एंड वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द टूल बॉक्स। सो हम लोग बात कर रहे थे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर हम लोगों ने खत्म कर लिया, वो भी एक नहीं दो तरीके से। अगर आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे तो एक नहीं दो तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर ड्रॉ कर लिया था। एक सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू के रेफरेंस में, एक आपका फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू के रेफरेंस में। आपको जो बेस्ट लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। बेस्ट पार्ट मैं कहूंगा सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन के केस में ऑप्शन जब आते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने लगता है फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं कहूंगा द बेस्ट इज द सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं वही आपको रेफर करूंगा, उसी को आप एज्यूम करके उसी को आप बना के चलिए। एजम्पशन क्या, वही बेस्ट है, द बेस्ट, क्योंकि वो सभी चीजों को एक एक सर्किट की थियरी को नेटवर्क के एप्लीकेशन को अप्लाई करता है। ठीक है, सो द बेस्ट पार्ट इज सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ आज हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर केस अभी भी प्रैक्टिकली है। अब हम लोग आइडियल की बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फोर्सफुली मैरिज करवा दिया है। किसका? कॉइल का कोर के साथ। तो फोर्सफुली मैरिज हो चुका है। ठीक है, तो सारा केस कैसा हो जाएगा? प्रैक्टिकल मीन्स रियल कंडीशन पे हम लोग बातें करेंगे। रियल कंडीशन में क्या होगा? कुछ लीकेज होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। कॉइल का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस अवेलेबल ही होगा, दैट इज R1 और R2। ठीक है, वो सारी बातें हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर रखी थी सर्किट में। मैं कहा कि सपोज करिए आपके पास एक ट्रांसफार्मर है और इसका प्राइमरी मतलब जहां पे हम लोग सोर्स लगा रहे हैं दैट इज R1, और यहां पे हम लोगों ने लगा दिया इंडक्टेंस JXL1, और यहां पे मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूं? मैं कनेक्ट कर रहा हूं एक कॉइल, इसे मैं कहता हूं इवन वोल्ट्स, है ना। इंड्यूस होगा। टर्न्स कितने हैं? N1 टर्न्स है इसका, और आयरन कोर को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अभी, और सेकेंडरी में बना रहा हूं। सेकेंडरी इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि यहां पे मैं लोड कनेक्ट करूंगा, या मैं इसे कहता हूं LV साइड। क्यों? क्योंकि इसे N2 कह रहा हूं, तो N1 की वैल्यू ग्रेटर है N2 से। ठीक है, नाउ दिस इज LV साइड और दिस वन इज HV साइड, और ये क्या बन जाएगा? LV साइड बन जाएगा। नाउ यहां पे इंडक्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, बताया था सीरीज में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, XL1, और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? R2, और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? लोड को कनेक्ट कर रहा हूं। बड़ा प्यारा सा लैगिंग लोड है। लोड का नेचर कैसा है? लैगिंग। इसका नेचर है लैगिंग। ठीक है, यहां पे जो वोल्टेज आया दिस इज V2 वोल्ट्स, और यहां पे जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ E2 वोल्ट्स, यहां पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगा E1 वोल्ट्स। ओके, दिस इज प्राइमरी सोर्स वोल्टेज V1T, दिस वन इज V1, है ना। ठीक है दोस्त, इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब अपन बात करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है, कैसे बनाएंगे। इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है, कैसे बनाएंगे। तो एक्चुअल में इक्विवेलेंट सर्किट ही क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट कहते किसे हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स के साथ डिवाइस का रिप्रेजेंटेशन हो। डिवाइस मतलब कुछ भी हो सकता है। आज का ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो, कल कोई और मशीन पढ़ोगे तो उसका भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे। तो किसी भी डिवाइस का आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, उसमें एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स मिले होने चाहिए, और वो क्या क्या बता सके, उसके परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर सके, उसके परफॉर्मेंस के एनालिसिस को बता सके, और एनालाइज कर सके उस पूरे डिवाइस को। डिवाइस मतलब कोई भी यंत्र है, उसको आप क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं। उसकी एफिशिएंसी आप उससे कैलकुलेट कर लीजिए, उसका
रनिंग कंडीशन में उसका स्टेट को आप जान लीजिए, कितना करंट ले रहा है, मतलब सभी एनालिसिस को जो दे सके और प्रिडिक्ट कर सके परफॉर्मेंस को, उसको आप कह सकते हैं कि वो सर्किट जो बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा। तो लिखिएगा इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट आर दोज सर्किट equivalent circuit are those circuit which represent by any active or passive, which represent by any active or passive circuit that provide the proper analysis and can predict the performance of the device, उस डिवाइस के परफॉर्मेंस को क्या कर सके, प्रिडिक्ट कर सके। कैन प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस। नाउ आइए बात करते हैं, एक मिनट, बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि E2 की वैल्यू लिख देते हैं, E2 की वैल्यू को लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहां से मैं कोशिश करता हूं कि E2 बराबर क्या लिख दूं, E2 इज इक्वल्स टू वही KVL इक्वेशन अगर मैं लगा देता हूं, E2 इज इक्वल्स टू KVL लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, E2 इज इक्वल्स टू V2 वोल्टेज प्लस कितना लिख दिया जाए दोस्त, I2, और इसमें कितना R2 प्लस कितना JXL2, ये वोल्टेज का समेशन हो जाएगा, E2 बन जाएगा। एक काम करता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय A इज इक्वल्स टू क्या, NHV अपॉन में कितना NLV इज इक्वल्स टू N1 अपॉन कितना N2 विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, हमने क्या कर देना है, A को A से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर मैं A से मल्टीप्लाई करता हूं दोस्त, अगर मैं A से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या ऑब्टेन होगा, दिस इज A इंटू E2 इज इक्वल्स टू A इंटू V2 प्लस कितना A इंटू I2, और इस पूरे के साथ मैं लिख रहा हूं R2 प्लस कितना JXL2, है ना। ठीक है, इस पूरी बात को A इंटू E2 को मैं क्या कह सकता हूं, आपको भली भांति पता है, E2 डैश दैट इज वोल्टेज रेफर टू द प्राइमरी साइड, और इसे मैं क्या कह सकता हूं, V2 डैश दैट इज V2 रेफर टू द प्राइमरी साइड। अब मैंने इस वोल्टेज को भी उठा के कहां लाया, इस वाले कंडीशन में। जरा यहां पे आइए, यहां पे आइएगा, अगर मैं इसको लिख देता हूं N1 अपॉन N2 इंटू कितना I2 इंटू कितना R2 प्लस J, यहां पे मैं लिख देता हूं N1 अपॉन N2 इंटू कितना I2 इंटू XL2, है ना दोस्त। ऐसे मैंने इसे लिख दिया। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, बस ऐसा ही मन कर रहा है, इसे मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करके देखना चाहता हूं। अगर आप इसे नहीं लिखना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, आप ए लेके चलिए, कोई इशू नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं चलिए आपको इसे कह देता हूं कि ए लेके चलते हैं। आइए, अब मैं कहता हूं कि मेरे को एक बात पता है कि कैसे भी अगर मैं ये बना दूंगा तो ये वोल्टेज तो रेफर टू प्राइमरी साइड, इस वोल्टेज को उठा के तो मैं इस साइड लेके आया, इस साइड लेके आया, लेकिन ये करंट तो नहीं गया क्योंकि डिवाइड करना था, ऐसे डिवाइड करना था। तो मैं एक काम करता हूं, आई वाज सेटिंग अ जुगाड़। द जुगाड़ इज लाइक दैट इन अ मैथमेटिकल इक्वेशन, जुगाड़ में सेट कर रहा हूं E2 डैश इज इक्वल्स टू कितना होगा दोस्त, ये होगा V2 डैश प्लस A इंटू कितना दोस्त I2, और अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं A से मल्टीप्लाई A से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज I2 बन जाएगा और ये R2 रहेगा। और यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, J इंटू A से डिवाइड और A से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
I2 के साथ और XL2 बन जाएगा। इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर A से डिवाइड और A से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा V2 डैश प्लस यहाँ पे बनेगा कितना, A स्क्वायर ले लेता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इसे और अच्छी तरीके से लिखता हूँ क्या, I2 बटा कितना A लिख देता हूँ और यहाँ पे कितना लिख देता हूँ, A स्क्वायर इंटू कितना R2। जब मैंने पढ़ाया था इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तब वहां पे मैं कह रहा था इम्पीडेंस और वोल्टेज को, अगर इस इम्पीडेंस को ट्रांसफर करना है लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड, तो क्या करना पड़ेगा, A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर करंट को करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर वोल्टेज को करना है तो A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे देखिए रेसिस्टेंस को भी अगर मैं भेज रहा हूं, यानी इसको मैं इसमें भेज रहा हूं, तो A स्क्वायर से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके ओके ओके, अगेन यहां देखिए J इंटू, अब इसे और अच्छे से लिखते हैं जरा, अब तो समझ में आने लगी बातें। यहां पे क्या बन गया A, और यहां पे क्या बन गया, A स्क्वायर इंटू कितना, JXL1 बन गया। इस बात को जरा सा आप गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त, इस बात को जरा गौर फरमाइएगा। तो गौर फरमाने वाली बात ऐसी है कि यहां पे जब मैंने इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको पहले ही पढ़ाया था, तभी मैंने कहा था अगर लो वोल्टेज साइड से इंपीडेंस, रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस किसी को भी अगर इस साइड से लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड ले जाना पड़ेगा तो A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वोल्टेज को अगर ले जाओगे तो A से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन करंट को यहां से अगर I2 को ले जाओगे मेरे दोस्त यहां पे, तो A से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। दिस इज I1। A से यहां पे, इसको यहां पे लाना होगा तो डिवाइड करना होगा। और सारी बातें आप देखिए, डिवाइड हो रहा है, मतलब करंट रेफर टू द प्राइमरी। प्राइमरी क्यों, क्योंकि सोर्स कनेक्टेड है, सोर्स कनेक्टेड है। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि लोड कनेक्टेड है। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू को अगर मैं लिखना चाहता हूं, E1 इज इक्वल्स टू V2 डैश प्लस कितना I2 डैश रेफर टू प्राइमरी साइड, इसे मैं क्या कहूंगा, R2 डैश रेफर टू प्राइमरी साइड मेरे दोस्त। और ये क्या बन जाएगा, I2 डैश, और ये क्या बन गया दोस्त, JXL डैश, XL2 डैश, 1 नहीं, XL2 डैश। ये क्या हो गया, रेफर टू प्राइमरी साइड। यानी यहां पे मेरे को एक बात समझ आ गई, E2 डैश इज इक्वल्स टू वोल्टेज, वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी, प्राइमरी साइड, है ना दोस्त। अच्छा, V2 डैश इज इक्वल्स टू वोल्टेज, वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी साइड। अच्छा, I2 डैश मतलब करंट, करंट रेफर टू प्राइमरी, प्राइमरी साइड, है ना। और क्या, R2 डैश रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, है ना। XL2 डैश इज इक्वल्स टू रिएक्टेंस, रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। यानी सभी को मैंने क्या कर लिया, प्राइमरी साइड में रेफर कर लिया। मतलब अब इस सर्किट से हमें कोई मतलब ही नहीं रहा, ये भी घूम के भैया यहां आ गया, ये भी घूम के यहां आ गया, सभी सारे पैरामीटर्स कहां चले आए, प्राइमरी साइड आ गया। तो एक बात बताओ दोस्त, जब सारी चीज आप प्राइमरी साइड लेके चले गए तो इसका कोई मतलब रहा नहीं। लेकिन हाँ, ये पैरामीटर अगर मेरे को बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो इसके जगह पे आपको किसी ना किसी को तो रिप्लेस करना ही होगा, वही तो इक्विवेलेंसी होती है। मैं कहा हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि इसकी जगह पे मेरे को किसी ना किसी को तो क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। बट अभी के लिए मैं कह सकता हूं, अभी के लिए मैं कह सकता हूं कि अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। क्यों, क्योंकि अब ये क्या बन गया मेरे दोस्त, डैश डैश I2 डैश E2 डैश। यानी अब मेरे पास सारी वैल्यू क्या हो गई, ये क्या हो गया, एक तरीके से एक सर्किट में आ गए, एक सर्किट में आ गए। तो आपने ये इक्वेशन लिख लिया, अब इस तरह से आप नीचे ड्रॉ कर लीजिएगा,
इस तरह से नीचे ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं दोबारा नहीं बना रहा हूं, उसी को मैंने डैश डैश करके बता दिया। V2 डैश E2 डैश बराबर कितना E1, ठीक है। आप इसे फिर से बना लीजिएगा I2 डैश, ठीक। यहां पे मैं किसी भी पैरामीटर को बदल नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सारे पैरामीटर एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं रहा, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, कोई LHV और कोई नहीं रहा। हाँ, बट एक चीज अभी भी डिफाइन है, वो क्या डिफाइन है? A इज इक्वल्स टू NHV अपॉन NLV। यही सारे भेदभाव को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। N1 अपॉन में कितना? N2। ये सारे भेदभाव, समाज का जितना भेदभाव था उसको क्या लाया? एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। कहा कि अगर कोई गरीब है तो उसको A से क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो हाई वोल्टेज साइड चला जा रहा है। अगर कोई अमीर है तो उसको आप क्या कर दीजिए? A से डिवाइड कर दीजिए, तो वो लो वोल्टेज साइड चला जा रहा है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा वीक है, तो A स्क्वायर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। उसी तरह से जैसे यहाँ पे रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस को रिएक्टेंस को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले गए थे, तो ये क्या बन गया था? XL डैश, XL2 डैश, R2 डैश। लेकिन लो वोल्टेज साइड में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, तो हमने डिवाइड करके इस पैरामीटर में कन्वर्ट कर लिया। मींस अब ये दोनों किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं? सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इनमें अब कोई भेदभाव नहीं बचा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह का हमें समाज भी बनाना चाहिए, इसी तरह का हमें समाज भी बनाना चाहिए। नाउ अब मैं बात करूंगा एग्जैक्ट और टी इक्विवेलेंट सर्किट। कुछ लोग इसे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं, या इसे कुछ लोग क्या कहते हैं? टी इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। तो लिखिएगा इसको दोबारा से ड्रॉ करिएगा। अब इसे लिखिएगा एग्जैक्ट और टी इक्विवेलेंट सर्किट। हेडिंग लिखिएगा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट और टी इक्विवेलेंट सर्किट। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट और टी इक्विवेलेंट सर्किट। एग्जैक्ट का मतलब है जैसा ये पैरामीटर है इसी तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूं, तो अगर मेरे को इस तरीके से ड्रॉ करना है तो एक सिंपल है, कोई इशू नहीं है। यहां पे आपने रेसिस्टेंस रख दिया, यहां पे आपने रिएक्टेंस रख दिया। ये आयरन का लॉस है, तो इसको मैं दिखाने के लिए अगर पैसिव एलिमेंट का उपयोग करूं तो कुछ इस तरह से मैं कह सकता हूं, ये बन गया आपके पास पैरेलल। आयरन लॉस को दिखाने के लिए RC और phi, यहाँ पे IC, यहाँ पे I phi मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट I नॉट है। अब यहाँ पे जो बनेगा R1, यहाँ पे अच्छा जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं इसे। इंडक्टेंस ठीक, ये बन गया R1 JXL1। यहां से करंट फ्लो हुई कितना? I1, ठीक है। यहां पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया कितना? V1। यहां से आपने वोल्टेज अप्लाई किया V1, तो डायरेक्ट अब मैं फेजरी में बनाता हूं। यहां पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया V1, है ना। यहां पे आपके पास इंड्यूस्ड वोल्टेज था कितना? E1। ये आपके पास कितना था? RC। यहाँ से IC और यहाँ पे कितना? I phi। ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, ये हो गया I नॉट, और इसी के साथ आपके पास क्या जुड़ा है? करंट I2 डैश। और यहाँ पे एक रिएक्टेंस था JXL2 डैश, और यहाँ पे आपके पास रेसिस्टेंस था R2 डैश, और यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज था वो कितना था? V2 डैश। और यहाँ पे जो वोल्टेज ऑब्टेन हुआ था यहाँ पे, ये आप कह रहे थे E2 डैश। दिस इज द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। और ये T पैरामीटर की तरह दिख रहा है। ये पैरामीटर कैसा है? यहाँ पे देखिए 1, 2 और ये T, जैसे आप ट्रांसमिशन लाइन में देखते हैं, तो T पैरामीटर की तरह ये दिख रहा है।
इस वजह से इसे हम लोग बोलते हैं टी इक्विवेलेंट सर्किट भी बोलते हैं, कि टी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो अब जरा मैं वेरीफाई करके देता हूं कि ये इक्विवेलेंट सर्किट जो है, ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट जो है आपके मैथमेटिकल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, जो आपने एनालिसिस करके निकाला था। एनालिसिस आपने क्या किया था कि सर ऐसा है कि I1 जो है वो बराबर है किसके, I0 करंट के प्लस कितना, I2 डैश करंट के, यानी इन दोनों करंट के। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन आप लिखे कैसे होगे, ये इक्वेशन आप लिखे होगे कहां पे, इस नोड पे बैठ के केसीएल अप्लाई करिए। इस नोड पे बैठ के, इस नोड पे बैठ के अगर आप केसीएल अप्लाई करोगे मेरे दोस्त, तो ये I1 इधर आ रहा है और इधर कौन जा रहा है, I2 जा रहा है, और ये इधर कौन जा रहा है, I1 जा रहा है, I0 जा रहा है। तो यहां पे देखो, अगर मैं इस नोड पे बैठ के केसीएल अप्लाई करता हूं इस नोड पे, तो नोड मान लीजिए इसे ए, स्मॉल ए, और इसमें स्मॉल बी। तो एट नोड ए नोड पे देखिए आने वाली करंट को नेगेटिव लेते हैं, तो I1 नेगेटिव हो गया, जाने वाली करंट को मैं ले लिया पॉजिटिव, I2 डैश प्लस कितना, I0 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एट नोड पॉइंट समेशन ऑफ ऑल द करंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, केसीएल यही कहता है, ठीक है। एट नोड ए अप्लाई केसीएल अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ये मिला। तो यहां से मैं लिख सकता हूं I1 डैश इज इक्वल्स टू कितना, I0 प्लस कितना, I2 डैश। तो यहां से आपको ये चीज वेरीफाई होते हुए नजर आती है, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। यहां से हम लोग एनालिसिस करेंगे, अलग अलग लोड लगा के कि क्या हो रहा है, V1 में क्या हो रहा है और V2 में क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ आगे बात कर रहे हैं कि अगर I0 की वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम, कोशिश करते हैं 3% से ऊपर ना होने पाए, मैक्सिमम अप टू I0 की वैल्यू जो जाती है अप टू 5% के आसपास जाती है, ठीक है। फुल लोड 5% ऑफ I फुल लोड, जो बहुत कम है एज कंपेयर टू I1 और I2 के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। तो अगर मैं इसको निग्लेक्ट कर दूं तो कोई असर पड़ेगा क्या, या अगर मैं इस पैरामीटर को आगे पीछे कर दूं तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं कहूं कि अगर मेरे को बनाना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, मैं कहता हूं कि इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, यही आपका टी इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब मैं इसका बनाना चाहता हूं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बनाऊं तो मैं कह सकता हूं दोस्त, इसको मैं उठा के इधर कर दूं, यानी यहां पे आपके पास है R1 और यहां पे आपके पास कितना है, JXL1, और यहां पे आपके पास कितना है, JXL2 डैश, और यहां पे रेसिस्टेंस कितना है, R2 डैश। यहां पे अगर आप देखोगे तो इस पूरे पैरामीटर को उठा के मैं इधर कर देता हूं। तो इस पूरे पैरामीटर को मैंने उठाया और यहाँ पे कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरामीटर बहुत स्मॉल है, 2 से 3%, 5%, नॉट मोर देन 5%। तो RC 5 और ये कितना हो गया, I5, ये कितना हो गया, IC, ये हो गया I0। यहाँ पे वोल्टेज V1 हो गया, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ करंट कितना फ्लो हो रही है, I1 फ्लो हो रही है, और इसे मैं कह देता हूँ I2 डैश कह देता हूँ। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है I2 डैश फ्लो हो रही है। तो मैं कहा कि इसमें ज्यादा कोई इफेक्ट आएगा नहीं, और यहां पे मैं कह दिया V2 डैश, ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप भी है, बहुत कम है, तो ज्यादा इफेक्ट आना नहीं है। तो मैं कहा ठीक है, ये अपने पास वैल्यू नजर आ गई। अब यहां पे अगर आप देखो तो एक रेसिस्टेंस और 2 रेसिस्टेंस, और ये पूरा क्या है, एक रिएक्टेंस है। तो अगर मेरे को इसका इक्विवेलेंसी बनाना है तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं कहूं कि इस सर्किट को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, कैसे, यहां पे एक आयरन कोर का पैरामीटर रख दिया मैंने, इक्विवेलेंसी, दैट इज I0, यहां पे RC, यहां पे IC, यहां पे I5, यहां पे X5, और यहां पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया कितना, V1 वोल्टेज अप्लाई किया, और इसको मैं कह देता हूं R इक्विवेलेंट। अब ये दोनों का एडिशन हो गया R इक्विवेलेंट, और ये क्या बन जाएगा, JX इक्विवेलेंट,
और यहाँ पे आपके पास आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा दोस्त, V2 डैश। यहाँ पे कितना हो जाएगा I2 डैश, और ये कितना हो जाएगा I1। तो ये आपके पास ऐसा एक पैरामीटर निकल के आ जाएगा जहां पे आपने क्या कर लिया, एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। अब ये सर्किट किसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए, ताकि हम यहां से क्या पता कर सकें, Z इक्विवेलेंट पता कर सकें। ये सर्किट जो होता है मेनली डिफाइन हो, ये सर्किट से मेनली हम लोग क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर अपनी एफिशिएंसी, कितने एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंसी दे रहा है, इसका एनालिसिस करने के लिए इस सर्किट का हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहां पे नीचे लिखिएगा, इट इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ efficiency in the transformer. It is used for the calculation of efficiency in the ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नाउ इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कैंटालीवर इक्विवेलेंट सर्किट। कैंटालीवर इक्विवेलेंट सर्किट, कैंटालीवर इसलिए कि अगर आप देखोगे बीम वगैरह मैकेनिक्स में पढ़ते होगे तो एक बीम के ऊपर अगर कहीं हिंज है तो इसको हम लोग कहते हैं कैंटालीवर, ठीक है। तो कैंटालीवर इक्विवेलेंट सर्किट भी इसी का नाम देते हैं। तो मेनली हम लोग इसको कहां उपयोग करेंगे, इसको हम लोग उपयोग करेंगे एफिशिएंसी कैलकुलेशन में। नाउ एक सर्किट और पढ़ेंगे, अगर हमें कभी कभार क्या निकालना होता है, रेगुलेशन निकालना होता है, कभी कभार क्या, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना होता है ट्रांसफार्मर का। उस केस में हम लोग देखेंगे कि कैसा हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो लिखिएगा, सेकेंड एंड फाइनल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट, सेकेंड एंड फाइनल अप्रोक्सीमेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। तो लिखिए, सेकेंड एंड फाइनल अप्रोक्सीमेशन इक्विवेलेंट सर्किट, सेकेंड एंड फाइनल अप्रोक्सीमेशन इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें कैसे बनाना है, अगर ये करंट जो है 2% से 3% अप टू 5% से आई फुल लोड है। अगर 5% आया तो जरूर मारिएगा, ऑप्शन में अगर 5% दिया है, अप टू 5% दिया है तो जरूर इसको सही करिएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया है तो क्यों ना इस पार्ट को निगलेक्ट ही कर लें भाई। अगर 95 टू 97% करंट जो है वो फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, सिर्फ 2 से 3% करंट, 2% से 3% करंट यहां आ रही है, तो क्यों इसमें माथा खपा है अपना, छोड़ दो ना। उतना थोड़ा सा हम लोग छोड़ दिए कि एरर है, चलिए एरर कर हम लोग मोटी मोटा देख लेते हैं कि कितना एफिशिएंसी है, क्या चीजें आ रही हैं, क्या कैसे है, वो बाद में कंसीडरेशन कर लेंगे। मैं कहा अगर 95%, 90 से 92%, 95% करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कर लिया मैं नेग्लेक्ट। तो जो फाइनल अप्रोक्सीमेशन सर्किट बना वो कैसा बना, यहां पे एक R इक्विवेलेंट, यहां पे कितना JX इक्विवेलेंट, और यहां पे कितना बन गया R इक्विवेलेंट बन गया, ऐसा बन गया। यहां पे वोल्टेज कितना V1 और यहां पे वोल्टेज कितना हो गया दोस्त, V2 हो गया। यहां पे वोल्टेज V2 हो गया। अब डायरेक्ट आपके पास यहां पे क्या मिल गया, Z इक्विवेलेंट आ गया, ये आ गया आपके पास Z इक्विवेलेंट। और इन केस ऑफ इफ R की वैल्यू बहुत 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 कम हो जाए X इक्विवेलेंट से, क्योंकि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम हो।
लीकेज को भी कोशिश करते हैं कम से कम हो, आगे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग टेस्टिंग वगैरह पढ़ेंगे, वो भी कोशिश करते हैं कम से कम हो, बट लीकेज की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर मैग्नीट्यूड की ही बात करें तो ये वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाती है या रहती है एज कंपेयर टू आर के। तो मैं कह सकता हूं जो अपने पास आएगा फाइनल तो यही है, मीन्स यही अप्रोक्सीमेट सर्किट है। अगर आर की वैल्यू बहुत कम है तो हम लोग इसे भी क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अपने पास जो सर्किट बन के आएगा वो क्या आ जाएगा, जे एक्स इक्विवेलेंट, और यहाँ पे आपके पास ये बनता हुआ नजर आएगा V1, और ये बन जाएगा कौन सा, V1 और V2। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि अपने पास ये सर्किट कुछ ऐसा फाइनल अप्रोक्सीमेशन सर्किट आ गया। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, फाइनल अप्रोक्सीमेशन सर्किट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका हम लोग उपयोग करते हैं फॉर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसका लिख लीजिए नोट, इट इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर के लिए हम लोग इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बात करेंगे क्या है वोल्टेज रेगुलेशन और कैसे ये सारी चीजें चल रही हैं। जरा सा उससे पहले फेजर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं अलग अलग लोड के लिए। इसी सर्किट के साथ फेजर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं अलग अलग लोड के लिए। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिएगा, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट डिफरेंट लोड, अलग अलग लोड के लिए हम लोग क्या देखेंगे, फेजर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सर्किट वही है, सर्किट अपने पास यही है। एक बार मैं बना देता हूं क्योंकि ये आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कैलकुलेशन करने के लिए बना दिया, एक्स इक्विवेलेंट, और यहां पे आपके पास क्या बन गया, यही आप देखोगे ऐसे ही आपको इंडक्शन मशीन में भी बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, पूरा इंडक्शन मशीन एज अ ट्रांसफॉर्मर है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे और यही चीज आप देखोगे वहां पे सिंक्रोनस मशीन में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, इसको ध्यान से समझो। ये क्या बन गया, Z इक्विवेलेंट बन गया। ठीक है दोस्त, अब यहां पे कौन कौन से लोड लग सकते हैं, तो लोड लग सकता है आपका यूपीएफ, लोड लग सकता है आपका लैगिंग, और लोड लग सकता है आपका लीडिंग। 3 तरह के लोड पॉसिबल हो सकते हैं। पहला केस लेता हूं फॉर लैगिंग लोड। लैगिंग क्यों ले रहा हूं, बता रहा हूं। पहला ही केस क्यों, फॉर लैगिंग लोड। अगर लोड में क्या ले लिया, लैगिंग नेचर का ले लेता हूं तो क्या होगा, चलिए। तो इसका अगर नेचर लैगिंग है मेरे दोस्त, तो V2 से करंट क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। तो मैं बनाया यहां पे, ध्यान से बनाइएगा, यहां पे मैं बनाया, V2, और V2 से करंट क्या होगा, जो यहां पे करंट जा रही है I2 डैश बोल लीजिए या I बोल लीजिए, करंट कितना I बोल लेते हैं। चलिए, इसमें अगर आप मानना चाहते हैं I2 बराबर कितना बनेगा, I1 बनेगा। ठीक है, I2 डैश। तो मैं कहा जो करंट यहां पे फ्लो कर रही है वो कह दिया मैं I2 डैश कह दिया। इससे करंट क्या कर गया, वोल्टेज से लैग कर गया कुछ 5 डिग्री लैग कर गया। अगर यहां पे आपके पास कोई एक वोल्टेज V2 है, इससे करंट लैग कर रहा है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब है इस वोल्टेज के साथ ये इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस के केस में, यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है
आई टू डैश इंटू आर इक्विवेलेंट, इसे मैं कह रहा हूं वी आर इक्विवेलेंट का वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप एग्जैक्ट सेम फेज में जाएगा करंट के साथ। तो मैं कहा एक वोल्टेज ड्रॉप होगा दोस्त, वो कितना होगा आई टू डैश आर इक्विवेलेंट, किस फेज में, करंट के फेज में, और इससे 90 डिग्री लीड कर जाएगा। कौन, ये, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें होगा आई टू डैश एक्स इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा, इसको मैं कह देता हूं एक्स इक्विवेलेंट वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा, इससे लीड कर जाएगा। तो मैं कहा ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया जे आई टू डैश एक्स इक्विवेलेंट, और यहां पे जो आपके पास फेजर समेशन बनेगा दिस इज इक्वल्स टू V1, ये वोल्टेज क्या बन जाएगा V1, ये V2 डैश है मेरे दोस्त, ये V2 डैश है, तो ये क्या बन जाएगा V1 बन जाएगा। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है दिस इज द थीटा इक्विवेलेंट, माने इंपीडेंस एंगल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, और ये क्या बनेगा टोटल Z इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा टोटल Z इक्विवेलेंट। यहां पे नोट करने वाली एक बात जरा देखिएगा, यहां पे नोट करने वाली एक बात, V1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, V2 से, V2 डैश से, या मैं कह सकता हूं सेंडिंग एंड की वोल्टेज ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, रिसीविंग एंड के कंपैरिजन में। ठीक है, ठीक है। ऐसा है, हम लोग जब पैरामीटर ड्रॉ करते थे ट्रांसमिशन लाइन का, तब पर भी यही पैरामीटर आता था। सारी चीज इंटरलिंक है मेरे दोस्त, पावर सिस्टम, मशीन, सिंक्रोनस, ट्रांसफॉर्मर, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, सब कुछ लिंक है, कुछ ज्यादा नहीं है। बस आपको तसल्ली से बैठ के एनालिसिस करना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस इतना सा आपके फिंगर टिप पे आ जाएगी सारी चीजें। जब हम लोग पैरामीटर बनाते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, तो अभी आप देखोगे ऐसा ही कुछ बनता है। यहां पे आप देखें कि V1 की वैल्यू ज्यादा हो गई, यहां पे मैग्नीट्यूड V1 का ज्यादा है एज कंपेरेबल टू V2 डैश। इसका मतलब है सेंडिंग एंड वोल्टेज ज्यादा है एज कंपेयर टू रिसीविंग एंड वोल्टेज। ओके, फॉर लैगिंग लोड, अगर लोड कैसा लगा है आपके पास, लैगिंग लगा है। अगला मैं बात करता हूं सेकेंड वाला, दैट इज फॉर यूपीएफ लोड, या इसी को मैं कहूंगा रेसिस्टिव लोड के लिए अगर मैं बात करता हूं, अगर रेसिस्टिव लोड का मतलब होता है कि V2, यहां पे अभी लोड कैसा है, यूपीएफ है, अगर यूपीएफ होगा तो करंट और वोल्टेज क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, सिंपल है। तो अगर चलिए V2 को मैं रेफरेंस बना लेता हूं, मैं कहा V2 को मैं बनाया रेफरेंस, तो इसका वोल्टेज और करंट क्या होंगे, ये I2 डैश जो होगा ये क्या होगा, सेम फेज में आ गया। अब इसी फेज में मेरे दोस्त वोल्टेज को भी ड्रॉप होना पड़ेगा जो R इक्विवेलेंट है, ये वोल्टेज। तो मैं कहा चलिए अगर ये यहां पे मैं लिख लेता हूं I2 डैश, वोल्टेज और करंट क्या हो गया, सेम फेज में, और एक वोल्टेज ड्रॉप और हो गया इसके साथ, कितना, R इक्विवेलेंट, तो ये एक वोल्टेज ड्रॉप हो गया यहां पे। ठीक ना, अब इसके साथ इसे क्या करना पड़ेगा, ये वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, लीड कर जाएगा। तो मैं कहा जे I2 डैश एक्स इक्विवेलेंट, और यहां से जो रिजल्टेंट बन रहा होगा मेरे दोस्त, यहां से जो रिजल्टेंट बन रहा होगा, ये देखिए, इसे मैं कह रहा हूं V1, इसे मैं कह रहा हूं V1, और ये जो एंगल है, ये एंगल, इसे मैं कह रहा हूं थीटा इक्विवेलेंट, और ये क्या बन जाएगा, Z इक्विवेलेंट। यहां पे आप देखेंगे तो V1 और V2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है। ये तो मैंने वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ा के बना दिया, जबकि एक्चुअली अगर मैं इसे बनाऊं तो ये इतना नहीं होना चाहिए, इतना पैरामीटर नहीं दिखना चाहिए, ये बहुत छोटा डिफरेंस आना चाहिए। असल में ये ऐसे दिखेगा, यहां पे आपके पास क्या हो गया, V2 हो गया, विजिबिलिटी के लिए इतना बड़ा मैं बनाया था, V2 डैश हो गया, करंट भी सेम ही फेज में जाएगा I2 डैश, और छोटा सा एक वोल्टेज ड्रॉप है, कितना, I2 डैश इंटू R इक्विवेलेंट, और 90 डिग्री से लीड कर जाएगा मेरे दोस्त, कौन सा, ये लीड करेगा I2 डैश जे XL2, और यहां पे जो वोल्टेज आया दिस इज V1 वोल्ट्स, और जो ये पैरामीटर है दैट इज Z इक्विवेलेंट, ये क्या हो गया, थीटा इक्विवेलेंट। तो लगभग क्या कह सकते हो, यहां पे बराबर तो नहीं है, बट समहाउ
अप्रोच कर रहा है लगभग इक्वल है, लगभग इक्वल रहते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड केस कौन सा? फॉर लीडिंग लोड, फॉर लीडिंग लोड। लीडिंग लोड का क्या मतलब होगा? लीडिंग लोड का मतलब होगा कि प्योर कैपेसिटिव लगा हुआ है, यानी अगर ये वाला लोड मैं रख रहा हूं तो करंट को क्या करना होगा? लीड करना होगा वोल्टेज से, यानी V2 से क्या करेगा? ये करंट लीड करेगा। तो मैं कहता हूं कि ये हो गया आपके पास V2 डैश, इससे क्या होगा? लीड कर जाएगा। प्योर कैपेसिटिव ना रख के लीडिंग रख रहा हूं तो समहाउ कुछ यहां पे I2 डैश क्या कर रहा होगा? लीड कर रहा होगा। तो कुछ फाई से क्या कर गया? लीड। यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ करंट और वोल्टेज क्या है? सेम फेज में है। यहाँ पे फाई से क्या कर गया? ये लीड कर गया। अब मैं कहा एक वोल्टेज ड्रॉप है मेरे दोस्त, तो वोल्टेज ड्रॉप करंट के डायरेक्शन में हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया करंट के डायरेक्शन में। दिस इज वोल्टेज ड्रॉप, I2 R इक्विवेलेंट, I2 डैश R इक्विवेलेंट। और इससे 90 डिग्री पे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? एक वोल्टेज ड्रॉप J I2 डैश X इक्विवेलेंट, और यहां से इसे अगर मैं मिला दूंगा तो ये बन जाएगा V1। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर यहां पे आप देखेंगे इसको मैं मिला देता हूं तो ये बन जाता है कितना? Z इक्विवेलेंट, ये क्या बन जाएगा? थीटा इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी V2 से। दिस इज कॉल्ड फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट, भेजने वाले का वोल्टेज क्या हो गया? कम हो गया रिसीव करने वाले से। इस इफेक्ट को मैं क्या कहता हूं? फेरेंटी इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहलाता है? फेरेंटी इफेक्ट, ठीक है। इस केस में रिसीविंग एंड का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज ही ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू वहां के वोल्टेज से। इसी वजह से हम लोग कंपनसेशन में कैपेसिटर को लगा के लैगिंग लोड को कंपनसेट करते हैं, लैगिंग लोड को कंपनसेट करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर का भी हम लोग उपयोग करते हैं, वहां पे भी हम लोग बात करेंगे जब हम लोग सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए फेजर ड्रॉ करिए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। लेवल हम लोग सबसे छोटा मीन्स आसान, फिर मॉडरेट, फिर गेट के क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ हैंडल करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, सॉल्व करेंगे जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात। जो दिन में पढ़ रहा हो गुड मॉर्निंग, और सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम पॉल्यूशन करिए, लाइट, बिजली, पानी, पेड़ लगाइए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।